Like, comment, and subscribe. हाँ जी दोस्तों, हमारे चैनल काफ़ी सर पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा इस उपन्यास की समीक्षा करेंगे। ये उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है। इस उपन्यास का प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ था राजकमल प्रकाशन से। इसको 20 भागों में बांटा गया है। उसे 20 उच्छ्वास के नाम से जाना जाता है, यानी कि इस प्रत्येक भाग को उच्छ्वास नाम दिया गया है। ठीक है, अब हम करेंगे इसके सबसे पहले पुरुष पात्रों के बारे में। इसमें पुरुष पात्रों में सबसे पहले है बाणभट्ट, जो इस उपन्यास का नायक है। इसका वास्तविक नाम दक्ष भट्ट भी है। ठीक है, दूसरा पात्र है इसमें कृष्णवर्धन, ये हर्षवर्धन के अनुज है। तीसरा पात्र है विग्रह वर्मा, ये मौर्य वरिराज जशो वर्मा का सेवक है। इसमें चौथा पात्र है लौरिक देव, जो भद्रदेश्वर दुर्ग का स्वामी है। और पांचवा पात्र है अघोर भैरव, ये वाममार्गी साधक है। एक इसमें पात्र है सुगतभद्र, जो बौद्ध भिक्षु एवं आचार्य है। अन्य भी इसमें पुरुष पात्र हैं, जैसे महाराज हर्षदेव, ठीक है, बरबू शर्मा, तुवर मिलिंद ते एक पुजारी। ठीक है, इससे अन्य भी इसमें पात्र हैं। अब इसके स्त्री पात्रों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक पात्र है भटनी, जो नायिका है, राजकुमारी है। दूसरा पात्र है निपुणिका, जो इसका प्रधान पात्र है। इसमें एक नारी पात्र है महामाया। पहले जे मौरवी जड़ा मौरवी राज नरेश है कि जड़ा गृह वर्मा उसकी रानी थी। इसमें चौथा पात्र है जो स्त्री पात्र है सुचारिता है। इस उपन्यास में एक उपकथा चलती है, उस उपकथा की नायिका है ये। ठीक है, और जो अंत में हम इस उपन्यास के बारे में ये पढ़ें कि जो अन्य लेखकों ने इस उपन्यास के बारे में कहा है। सबसे पहले बच्चन सिंह ने इस उपन्यास को क्लासिक और रोमांटिक उपन्यास माना है। ठीक है, कई बार नेट के एग्जाम में पूछा जाता है कि इस उपन्यास को क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास किसने कहा, वो बच्चन सिंह ने कहा। ठीक है, तो भगवान शरण उपाध्याय ने इसे कादेवरी की भांति रोमांस उपन्यास माना है। और नील विलोचन शर्मा ने कहा कि 2-3 ऐतिहासिक उपन्यास हैं, जिनमें से बाणभट्ट की आत्मकथा भी एक है, यानी कि इसमें इसे भी एक वो ऐतिहासिक उपन्यास मानता है। अब हम बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का सारांश पढ़ेंगे। ठीक है, ऑस्ट्रिया से आई 68 वर्षीय एक मिस कैथरीन को भारत भ्रमण के दौरान पांडुलिपियाँ मिलती हैं, जो उसे लेखक तक पहुंचाती है। लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी तक पहुंचा देती है। ठीक है, अभी कथा शुरू होती है। ये कथा 7वीं सदी की कथा है। देखो, एक तो ये प्रश्न बन गया कि 7वीं सदी कथा है, राजा हर्षवर्धन के समय की है। उसके सेनापति बाणभट्ट हुआ करते थे। ठीक है, इनका वास्तविक नाम दक्ष भट्ट था। बचपन में माता की मृत्यु होगी और 14 वर्ष की उम्र तक आते आते इसकी पिता की भी मृत्यु हो गई थी। इनके पिता वात्स्यायन वंश के प्रकांड पंडित थे। बाणभट्ट अपने परिवार में से अलग स्वभाव के थे। उनका ज़्यादातर समय घुमक्कड़ी का मतलब क्या था, जो यात्रा में जाते हैं, यात्रा में घूमने के लिए, और गप्पे मारने में लगता था। वे अपने कुलीन समाज के योग्य अपने आप को अपने कुलीन समाज के योग्य ना समझते थे। वे बहुत कलाओं में महारथी थे। उन्हें वनस्पति विज्ञान, साहित्य, नाट्य विद्या, अभिनय का, लिखने का शौक़ था। इन्हीं के कारण उन्हें अपने दोस्तों में लोकप्रिय एवं घूमने के शौकीन भी थे, यानी कि इन्हीं कारण वो अपने दोस्तों में लोकप्रिय हुए और वे घूमने के भी शौकीन थे। आगे, एक बार घूमते घूमते वे थानेश्वर जा पहुँचते हैं। ठीक है, कई राइटर इसे दूसरा नाम भी कहते हैं, क्या वो भरतेश्वर भी बोलते हैं इसे। ठीक है, थानेश्वर पहुँच चुके। वहाँ उसकी भेंट पान बेचते हुए एक निपुणिका से होती है। निपुणिका इसकी प्रधान नायिका है, ये औरत है। वे बाल विधवा तथा अछूत जाति की थी। बाणभट्ट स्त्रियों का बहुत सम्मान करते थे। सभी स्त्रियों को वे देव मंदिर के समान मानते थे। ठीक है, किसके समान मानते थे? देव मंदिर के समान। इसलिए निपुणिका को पूर्ण सम्मान दिया। वे बाणभट्ट को पसंद करने लगी तथा वे बाणभट्ट के प्रति आकृष्ट हो रही थी।
बाणभट्ट ने एक बार उसे हंसी और उपेक्षा से भरी नज़र से देखा, यानी कि उसे उपेक्षा की तरह उसके देख कर हंस पड़ा, जिसके कारण जी निपुणिका आहत होगी और निपुणिका वहाँ से चली जाती है। बाणभट्ट ने निपुणिका को बहुत ढूंढा लेकिन ना मिली। बाद में उसे निपुणिका 6 साल बाद मिलती है। कितने साल बाद मिलती है? 6 साल बाद। वो भी वही पान बेचते हुए। बाणभट्ट को मिलकर बहुत खुशी मिली उनको। जी किसको मिली? यानी कि निपुणिका को, क्योंकि वह उसी आदर स्वभाव से मिली जैसे वो पहले मिला करती थी। वह कहती है कि वह अब भी बाणभट्ट को देवतुल्य समझती है। ठीक है, वह कहती है कि आपको जरूर उसके ईश्वर ने भेजा है, क्योंकि वह उससे मदद चाहती है। किससे? बाणभट्ट से निपुणिका मदद चाहती थी। वो कहती है कि देव मंदिर का उद्धार करना है। देव मंदिर यानी कि किसी औरत, यानी कि क्योंकि वो औरत को देव मंदिर के तुल्य मानते थे ना, वो समझ गया था, यानी कि बाणभट्ट समझ जाते हैं कि वे देव तुल्य देव मंदिर स्त्री को मानते हैं। दरअसल छोटे राजकूट के एक राजकुमारी को बचाना था, जिसे दस्यु अपहरण करके राजा के पास छोड़ गया था। छोटे राजकूट के राजा ने 1 महीने से राजकुमारी को अपने पास कैद करके रखा था। निपुणिका उसे बचाना चाहती थी, क्योंकि आज छोटे राजपूत ने स्त्रियों का उत्सव मनाया जा रहा था, उनके औरतों का उत्सव मनाया जा रहा था, जिसमें नाच गाना शराब पीना आदि चल रहा था। निपुणिका बाणभट्ट को स्त्री के वेश में लेकर जाती है ताकि किसी को कोई शक ना हो। जब निपुणिका बाणभट्ट को स्त्री के वेश में लेकर जाती है तो बाणभट्ट किससे मिलता है? राजकुमारी से मिलती है, यानी कि राजकुमारी बाणभट्ट से मिलती है। तो उसे आश्चर्य होता है कि वह बाणभट्ट पर भी भरोसा करती है, यानी कि उसे होता है मुझे भी इस पर भरोसा हो गया। इस तरह निपुणिका और बाणभट्ट उसे बचाकर एक सुरक्षित स्थान पर ले आते हैं। ठीक है, छोटा राजकूट प्रतापी मौर्यों का अंतिम राजा था, यानी कि चिंता, लेकिन लोगों का भरोसा उन पर कम होता जा रहा था। राजकुमारी को पता चला कि सुगधभद्र उसके पिता के मित्र हैं। ठीक है, उन्हें ये संदेश दे दो कि मैं जिंदा हूँ, ये बात मेरे पिता तक पहुँचा देंगे वो। यानी कि किसे कहती है वो? बाणभट्ट को कहती है कि तुम आप ऐसा करो कि सुगधभद्र को एक मेरा संदेश दे दो कि मैं जिंदा हूँ, वो वही संदेश मेरे पिता तक पहुँचा देंगे। ये बाणभट्ट को पता चलता है कि राजकुमारी, यहीं पर उसे बाणभट्ट को पता चलता है कि राजकुमारी देवतुर्मिलेंद्र की कन्या है। तो आचार्य सुगधभद्र तक संदेश पहुंचा देते हैं। ये जानकर खुश होते हैं कि राजकुमारी जिंदा है। वो भी ये जानकर खुश होते हैं कि राजकुमारी जिंदा है। आचार्य कहते हैं कि राजा कृष्णदेव से मदद मांगी जाए, जिससे भट्टनी को उसके पिता तक पहुंचाया जाए। बाणभट्ट जब ये बताता है वह खुश नहीं होती, क्योंकि उसी वंश के राजा ने उसका अपहरण किया था। वे मदद नहीं लेती। फिर भी कृष्णदेव बाणभट्ट से कहते हैं कि तुम तीनों को मैं मगध जाने की तैयारी करवाता हूँ, तुम राजकुमारी को वहाँ लेकर जाओ। मगध जाते हैं। उसे राजन की जाते जाते रास्ते में राजकुमारी के प्रति अलग सा खिंचाव महसूस होने लगता है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक भैरव बाबा से भी होती है और माया से होती है। ठीक है, आगे बाणभट्ट राजकुमारी से प्रेम करने लगा है, राजकुमारी भी बाणभट्ट से प्रेम करने लगी है। वे निपुणिका को बतेश्वर में सुरक्षित छोड़ देते हैं, जहाँ से लेकर आए थे वहीं से छोड़ देते हैं, और हर्षवर्धन के राज्य वापस आता है। कौन आता है? बाणभट्ट हर्षवर्धन के राज में वापस आ जाता है, और हर्षवर्धन बाणभट्ट से प्रभावित होकर उसे दरबारी कवि बना लेते हैं। वहीं रहकर वे ग्रंथों की रचना करते हैं, जैसे कादम्बरी और हर्षचरित इत्यादि। उन्हीं दिनों वहाँ रत्नावली नाटक खेला जा रहा था। रत्नावली एक नाटक है, वो खेला जा रहा था, जिसकी कहानी ऐसे थी। उस कहानी में एक कन्या होती थी वासवदंता। ये एक कन्या होती थी। रत्नावली का हाथ, यानी कि एक नायिका का हाथ नायिका के हाथ में दे देती है और अपने प्राण त्याग देती है, क्योंकि वो भी नायक को पसंद करती थी। सेम पोजीशन क्या होती है, लेकिन उसी दिन वासवदंता का जो अभिनय थी वो निपुणिका कर रही थी। ठीक है, निपुणिका द्वारा निभाया जाता है। नाटक खेलते खेलते जीवांत हो जाते हैं, मतलब सच हो जाता है। असल में वो नाटक होता है, जीवांत होता है। निपुणिका राजकुमारी का हाथ बाणभट्ट के हाथों में देती है
और अपने प्राणों को त्याग देती है। बाणभट्ट और भटनी को बहुत दुख होता है इस बात का, लेकिन वापस जाने लगते हैं तो निपुणिका कहती है जल्दी लौट कर आना। तो बाणभट्ट मन ही मन कहते हैं, यानी कि वो सोच रहा था जैसे भी निपुणिका से कह रही हो कि जल्दी लौट कर आना, लेकिन वो मन ही मन कह रहे थे क्या मिलना होगा। अंत में ये उपन्यास समाप्त हो जाता है। आपने पूरा उपन्यास पढ़ लिया। अभी इस उपन्यास की हम एक मॉक टेस्ट करेंगे। इस उपन्यास से हम मॉक टेस्ट में क्वेश्चन डालेंगे। आप उसका ज़रूर आंसर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। Like, comment, and subscribe. Like, comment.